पड़ी हैं और बिखरी हुई शराब की बोतलें ये बताती हैं कि मरने से पहले वे जश्न मना रहे थे। इलेना हल्की सांस लेती है। अचानक उसे गलियारे के गहरे हिस्से से खटखट की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज की दिशा में जाती है और अंततः एक बंद शौचालय के सामने पहुंचती है। दरवाजे की दरार से इलेना खून से भरी आंखें देखती है और अंदर से गुस्से की चीखें सुनाई देती हैं। इस समय जुआन वहां पहुंचता है, उस बदकिस्मत बच्चे को बाहर निकालता है और उसे एक थप्पड़ मारकर शांत करता है। पूछताछ के बाद पता चलता है कि आशेंग को उसके सहपाठियों ने मजाक में शौचालय में बंद कर दिया था और वह वहां 2 दिन से था। जुआन ने दयालुता से कहा। उसने बताया कि वे सहपाठी दरवाजा खोलने नहीं आए क्योंकि वे सभी मर चुके हैं। आशेंग शौचालय से बाहर निकलकर खिड़की से जमे हुए सहपाठियों को देखता है और उसका शरीर कांपने लगता है। जब इलेना ने बेटी की तस्वीर निकाली तो आशेंग ने अनजाने में सिर हिलाया। जब उसने बेटी के सहपाठी की ओर इशारा किया तो आशेंग की आंखें चमक उठी। यह उसकी रुचि कक्षा की सहपाठी सारा थी। जुआन और उनकी पत्नी को उम्मीद की किरण मिली और वे सारा के पते के बारे में पूछने लगे, लेकिन आशेंग ने अचानक एक शर्त रख दी। वह जानबूझकर दोनों को सारा के घर ले गई ताकि बाद में उसे घर छोड़ना पड़े। जुआन के पास कोई विकल्प नहीं था, उसे यह अनुरोध मानना पड़ा। आशेंग के मार्गदर्शन में वे जल्दी ही सारा के घर पहुंचे। जुआन और उसकी पत्नी ने सुरक्षा सूट पहनकर गाड़ी से उतरकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने सीधे एक लात मारकर दरवाजा खोल दिया। घर के अंदर एकदम सन्नाटा था। दोनों धीरे धीरे लिविंग रूम से होते हुए पीछे के आंगन में पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ लाशों को डाइनिंग टेबल के पास बैठे देखा। जुआन के कदम भारी हो गए। उनमें से एक लड़की का सिर देखकर उसने पुष्टि की कि वह उसकी बेटी नहीं थी। उसने लंबी सांस ली। अचानक पीछे से आशेंग की चीख सुनाई दी। असल में मरे हुए सभी लोग उसके परिवार के थे। पड़ोसी ने आशेंग को जबरदस्ती गाड़ी में खींच लिया। जुआन गुस्से से चिल्लाया। ये लड़का साफ झूठ बोल रहा था। वह सारा का घर नहीं था बल्कि उसका अपना घर था। लेकिन इलेना हार मानने को तैयार नहीं थी। आशेंग सोच रहा था कि अगर उसकी बेटी किसी अच्छे इंसान से मिलती तो वह भी नहीं चाहती कि उसे छोड़ दिया जाए। जुआन ने एक गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। इस समय आशेंग बुखार में था। एक दवा की दुकान के पास से गुजरते हुए उन्होंने अंदर जाकर कुछ बुखार की दवा लेने का फैसला किया। आशेंग को दवा देने के बाद दवा की दुकान के दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। कांच के पार उन्होंने देखा कि एक गर्भवती महिला मदद की गुहार लगा रही थी। इलेना का दिल पिघल गया और उसने बिना सोचे समझे उसे अंदर बुला लिया। अगले ही पल गर्भवती महिला अचानक सीधी खड़ी हो गई और उसका साथी भी साइड डोर से अंदर आ गया। काले बंदूक की नोक जुआन और उसकी पत्नी की ओर इशारा कर रही थी। 2 लुटेरों ने उन्हें दवा की दुकान में बंद कर दिया और साथ ही सभी सामान और कार की चाबी ले गए। सौभाग्य से बेहोश आशेंग को नहीं देखा गया। जब लुटेरे कार लेकर दूर चले गए तो आशेंग ने दवा की दुकान का ताला खोल दिया। बिना कार के वे बर्फीले तूफान में पैदल ही आगे बढ़ने लगे। रेलवे स्टेशन के पास से गुजरते हुए जुआन अचानक रुक गया। बर्फ में पड़े सभी शव गायब हो गए थे। केवल बिखरे हुए सामान ही रह गए थे। और भी डरावनी बात यह थी कि बाहर की तार की बाड़ को किसी ने फाड़कर बड़ा सा छेद कर दिया था। जुआन के मन में कई सवाल थे। रेल की पटरियों के साथ चलते हुए उसने देखा कि कल की ट्रेन के डिब्बे में बचे हुए लोग और शव सब गायब हो गए थे। खिड़की पर लिखे लाल अक्षरों ने पुष्टि की कि जुआन ने कोई गलती नहीं की थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ क्या हुआ था। आदमी को अचानक अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई क्योंकि उन मुड़े हुए सीटों और रेलिंग को मानव शक्ति से नहीं तोड़ा जा सकता था। कुछ ही देर में तीनों फावली के घर लौट आए और पता चला कि दोस्त वहां से जाने की तैयारी कर रहा था। वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और पूछा, क्या तुम यहाँ बचाव का इंतजार नहीं कर रहे थे? फावली ने तुरंत समझाया कि उसे पहले ब्राजील से एक रेडियो सिग्नल मिला था जहां भी जहरीली बर्फ का हमला हुआ था। यह स्पष्ट था कि यह आपदा अधिकांश देशों में फैल गई थी और थोड़े समय में बचाव की कोई उम्मीद नहीं थी। और फावली को निर्णय लेने के लिए एक और कारण था।